नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूँ। आजकल देखने में आया है कि उत्तर भारत में आलू की फसल भी बहुत तेजी से फैल रही है। बहुत सारे किसान क्या, लाखों किसान आलू की फसल लेने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत बड़े क्षेत्रफल में आलू की फसल की बुवाई की जाती है। विशेषकर जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, उसमें तो अधिकांश किसान आजकल आलू की फसल लेने लगे हैं। आलू की फसल हरियाणा में भी होती है, पंजाब में भी होती है, मध्य प्रदेश के ये बड़े भूभाग में भी आजकल फसल आलू की लेने लगे हैं। लेकिन एक बात देखने में आ रही है कि आज से जो 5-7 साल 10 साल पहले जो आलू की फसल किसान लेते थे, उनके खेत में तो आलू की फसल की जो उत्पादकता थी अच्छी रहती थी। 18 से 20 टन प्रति एकड़ भी उन्हें आलू उपलब्ध हो जाता था। लेकिन देखने में आ रहा है कि पिछले 5-7 सालों में अचानक जो आलू की खेती किसान कर रहे हैं, वो अब आलू की खेती छोड़ने लगे हैं। अब उनको ना तो उतनी उत्पादकता मिल रही है, जबकि उनको अधिक मात्रा में खाद देने के बावजूद भी, कई तरह की जो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के बावजूद भी अब उतनी उत्पादकता नहीं मिल रही है। दूसरा, आलू की फसल लेने के बाद जब वो दूसरी फसल लेते हैं, तो उसमें भी उनको नुकसान उठाना पड़ता है और इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसान लालचवश या भ्रमवश अधिक मात्रा में यूरिया, डीएपी या एमओपी जैसे खादों का प्रयोग अपने खाद खेत में करते हैं, तो उसके प्रयोग से जो मिट्टी की जो पीएच है, मिट्टी का जो एक माध्यम है, वो परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अधिक मात्रा में एनपीके यानी यूरिया, डीएपी डालने से उनकी जो पीएच की वैल्यू है या तो बढ़ जाती है, वो अम्लीय हो जाता है और अम्लीय होने के कारण जो फसलों को कई अन्य पोषक तत्वों की जरूरत रहती है, वो सहजता से मिट्टी से उपलब्ध नहीं होते। इससे न केवल उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है, जो पेड़ पौधों का विकास प्रभावित होता है। पौधे पर्याप्त जो आवश्यक मात्रा में जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, उसे संपन्न नहीं कर पाते। इससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है, पौध बौने रह जाते हैं, उनकी ब्रांचेस नहीं निकल पाती हैं और इसके कारण से उन पर जो तापमान का प्रभाव है, मानसून मौसम का जो बदलाव है या पानी की कम अधिक मात्रा, वो सहजता से प्रभावित करती है। आलू की फसल तो 15 डिग्री से लेकर 18-20 डिग्री के मध्य की जाती है। ठंड की फसल है, रबी की फसल है और ऐसे में तापमान में जरा सा परिवर्तन हो जाने से जो आलू उत्पादक किसान हैं, उसकी उत्पादकता पे आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। उनकी उत्पादकता आधी रह जाती है। इसी तरह यदि कम मात्रा में पानी उपलब्ध हो, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में हम खाद का प्रयोग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो हमारी फसलों को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है और यदि सिंचाई में थोड़ी-सी भी गड़बड़ रह गई, यदि अधिक मात्रा में पानी मिल गया, बारिश हो गई या बादल छा गए, टेम्परेचर घट गया, तो ऐसे में भी फसल प्रभावित होती है। तो ये देखने में आया है। इस सब से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि जब अधिक मात्रा में आप डीएपी का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं या केमिकल जो कीटनाशक दवा हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब अधिक मात्रा में आप केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो फसलों पे कीटों का, रोगों का आक्रमण बार-बार होता रहता है और उससे बचने के लिए फसल उत्पादक किसान को अधिक मात्रा में बार-बार कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। ऐसे में फसल की उत्पादकता तो सामान्य स्थिर हो जाती है, लेकिन जो फलों का स्वाद है, फलों का रूप रंग है, आकृति है या उसकी उत्पादकता पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में जब किसान अपनी फसल को मंडी लेके जाते हैं, तो मंडी में उनकी फसल को उनकी शकल सूरत के कारण, उनके स्वाद या उनकी बनावट के कारण उतना पैसा नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत सारे किसान वो आलू की फसल से बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं। इसका एकमात्र उपाय हमने अनुभव किया है कि ऐसे किसान जो आलू का वर्षों से उत्पादन करते रहे हैं, लेकिन अब उनका आलू की फसल से मोह उठने लगा है, वो दूर भागने लगे हैं, तो वो ऐसे किसान अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ में एक प्रयोग करके देखें। वो प्रयोग वो है जो हमारा गोरस है, जो हमारा
एक्टिव गोरस सॉल्यूशन है, उसका प्रयोग करके देखें। ये गोबर घनसत्व है। गोबर, गाय के गोबर से अलग किए हुए कुछ बैक्टीरियाज हैं, और अभी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो बहुत तरीके के रसायनों का की उत्पादकता भी बढ़ाते हैं। इसलिए गोरस के सॉल्यूशन में बैक्टीरियाज के साथ में, जीवाणु के साथ में कई अन्य रसायनों की उत्पादकता बढ़ जाती है। और जब इसका प्रयोग आप मदर कल्चर के रूप में, सिंचाई के साथ में या स्प्रे के रूप में अपनी फसलों में करते हैं, तो आपकी फसल की उत्पादकता फिर सामान्य आ जाती है। देखने में आया है कि यदि आप अपनी आलू की फसल में 3-4 बार उसकी पानी सिंचाई के साथ में इस गोरस सॉल्यूशन का प्रयोग कर देते हैं, 1-2 बार इसका छिड़काव कर देते हैं, तो आपकी फसल को जो नुकसान हो रहा होता है, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपको बार-बार एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया की जरूरत पड़ती है, तो उसकी जो जरूरत है उसकी अधिक मात्रा से घट जाती है, तो आपकी उत्पादकता सामान्य हो जाती है। और एनपीके और जब बोरस सॉल्यूशन का आप सही प्रयोग, निरंतर प्रयोग करते रहते हैं, तो आलू की जो वजन है वो पहले की तुलना में 30 से 40% बढ़ जाता है। आलू का वजन ही नहीं बढ़ता, आलू की संख्या भी बढ़ जाती है। वो रोगों से अपने को बचा लेते हैं, और उसके स्वाद में भी एक बदलाव आता है। ये करके देखो, हमने तो करके देखा है। आपने गोरस सॉल्यूशन का प्रयोग कैसे करना है, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, गोरस सॉल्यूशन का प्रयोग करना बहुत सहज है। सहज ये है कि आपने जो गोरस सॉल्यूशन लिक्विड में या पाउडर जिस रूप में चाहते हैं मेरे से आप मंगा सकते हैं, उसका मदर कल्चर तैयार कर लीजिए। मदर कल्चर तैयार करना है तो 200 लीटर का आप प्लास्टिक का ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी भरिए, उसमें 1 किलो के आसपास गुड़ डाल दीजिए, और उसमें 200 जो 200 ग्राम की जो हमारी गोरस सॉल्यूशन की जो एक पैकिंग है, ये पाउडर या लिक्विड उसमें डाल दीजिए और उसको हिला दीजिए। चाहे तो आप गुड़ के साथ में आधा किलो, 1 किलो के आसपास चावल का आटा डाल सकते हैं, बेसन का आटा डाल सकते हैं, गेहूं का आटा डाल सकते हैं, या फिर 1 दर्जन के आसपास जो केले, पके जो केले हैं, उनको मथ कर, उनको अच्छे से मसल कर उसमें डाल दीजिए और डंडे से उसको हिला दीजिए। 24 से 48 घंटे इसको रहने दीजिए, या 3-4 दिन तक पड़े रहने दीजिए। जब वो मदर कल्चर बन जाए, तो आप उसकी 1 से 2% मात्रा जल जो आप सिंचाई देते हैं अपनी फसल में, उसके साथ उसको देते रहिए, और इसी मदर कल्चर को दोबारा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोबारा से मल्टीप्लाई करने का अर्थ है, ये 10-15 लीटर के आसपास ये मदर कल्चर बच जाए, तो उसमें 1 किलो के आसपास फिर से गुड़ डाल दीजिए, आधा किलो के आसपास चावल का आटा या गेहूं का आटा या बेसन डाल दीजिए, और 1 दर्जन के आसपास, 1 किलो के आसपास जो पके हुए केले हैं वो मसल कर डाल दीजिए, और उसको फिर 3-4 दिन, 5 दिन पड़े रहने दीजिए। 8 दिन, 7 दिन जब भी आपको पड़े रहें, जितना इसको ज़्यादा समय आप पड़े रहने देगा, तो जो बैक्टीरियाज हैं वो अच्छे से मल्टीप्लाई होंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी उपयोगिता बढ़ेगी, तो उसको आप अपनी फसल में देते रहेंगे। इसके उपयोग से 2 लाभ होते हैं। पहली तो फसल की, मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ती है। मिट्टी में रासायनिक खादों के कारण जो उसकी संरचना में बदलाव आ रहा है, उसका एसिडिटी या बेसिकता, उसकी क्षारीयता या अम्लीयता बढ़ घट रही है, तो वो सामान्य होता है। दूसरा, जो जीवाणु जो हमारे हैं, जो मिट्टी के जीवाणु हैं, उनकी संख्या घट रही है, वो फिर से बहाल होने लगती है, क्योंकि इस मदर कल्चर में बहुत सारे तरीके के जीवाणु हैं, मिट्टी को नया जीवन देते हैं, नई प्राण शक्ति प्रदान करते हैं, तो इसके प्रयोग से वो भी अच्छा रहता है। दूसरा, जब जीवाणु मिट्टी में विकसित होते हैं, मिट्टी में जीवाणु की संख्या तेजी से बढ़ती है, तो मिट्टी के अंदर अचानक वो ऑर्गेनिक कार्बन, ये ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि हमारी जो पौधे हैं, हमारी फसलें मिट्टी से कार्बन को प्राप्त नहीं करती, उनको कार्बन की उपलब्धता तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो जाती है, लेकिन मिट्टी का कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी के कार्बन से मिट्टी में नमी बनी रहती है। मिट्टी में जो दूसरे पोषक तत्व हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब आपकी मिट्टी में पीएच बढ़ने लगता है, तो जिंक की मात्रा घट जाती है। जिंक उपलब्ध होता है, लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। कॉपर मिट्टी के अंदर उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो फसलों के कोई काम में नहीं आ पाता। इसी तरह मैग्नीशियम है, ऐसे बहुत सारे अति सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन वो फसलों पर अपना प्रभाव नहीं दे पाते। और यदि ये सूक्ष्म तत्व जब तक
हमारी फसलों को नहीं मिल पाते, हमारे पेड़ों को उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उनकी बहुत सारी क्रिया हैं, बहुत सारी जो गतिविधियां हैं शिथिल पड़ जाती हैं। इससे उनकी उत्पादकता भी प्रभाव पड़ता है। वो उतनी उत्पादकता नहीं दे पाते, या फिर उनके फूल हैं वो फलों के रूप में, बीजों के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाते। इसलिए आपने देखा होगा कि आप काफी मात्रा में यूरिया भी देते हैं, फास्फोरस भी आप अपनी फसलों को उपलब्ध कराते हैं डीएपी के रूप में, या फिर आप एमपीओ के रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उत्पादकता उतनी नहीं मिलती। कारण यही है कि वो सूक्ष्म पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण चरणों पर अपनी विशेष क्रिया से फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, या फूल से फल बनने में, बीज बनने में, बीज को साइज लेने में, बीज का वजन बढ़ाने में, बीज का स्वाद रंग को निर्मित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर पॉलिनेशन में, परागकण की क्रिया में, क्योंकि परागकण नहीं होगा तो ये फूल हैं रंग दिखा के लुप्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, वो फल के रूप में, बीज के रूप में रूपांतरित नहीं होंगे। ऐसे में ये सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जब ये उपलब्ध नहीं होंगे तो इतना खाद देने के बावजूद उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आलू के साथ भी यही हो रहा है, और दूसरे फसलों के साथ भी यही हो रहा है, और इन सूक्ष्म पोषक तत्वों के कारण हमारी फसलों की, हमारे पौधों की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी शिथिल पड़ जाती है। मिट्टी में ही बहुत तरह के जीवाणु विकसित हो जाते हैं। निमेटोड तो मिट्टी से ही आता है, और आज देखने में आया है कि जो मिट्टी से संबंधित रोग हैं हमारी फसलों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। हवा से तो मात्र 10-15% रोग ही हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। 80 से 85% रोग तो मिट्टी से हमारी फसलों में पहुंचते हैं, उसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यदि एक बार कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जड़ों के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से हमारी फसल में पहुंच गया, हमारे पौधों में पहुंच गया, तो फिर उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्वस्थ मिट्टी की भी जरूरत है, और स्वस्थ मिट्टी हमारे जो गोरस घनसत्व है इसके माध्यम से सहजता से की जा सकती है। आप एक बार प्रयोग करके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई महंगी चीज तो है नहीं, कोई ऐसी चीज तो मैं बता नहीं रहा जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा, और ये तो आपकी मेहनत का फल है। आप गोबर घनसत्व को आप एक बार मंगा के रख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फसलों में निर्मित उसको प्रयोग करके देखिए। गन्ने में क्यों, आप यदि साग सब्जियां करती हैं, दूसरे फसल करते हैं, फल के आपके वृक्ष फल के पेड़ आपके गार्डन में है, तो उनमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके मन में कोई शंका है, आप कोई पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, तो निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।